वेलकम टू डॉक्टर अंकित पटेल्स गुरु कृपा होम्योपैथी। और आज हम बात करेंगे होम्योपैथी एंड आईबीएस के बारे में। आईबीएस यानी इरिटेबल बोवल सिंड्रोम, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का एक पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन यानी लंबी आंत, उससे रिलेटेड बीमारी है आईबीएस। अब हम समझते हैं ये लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है उसका फंक्शन क्या है। तो हम जो भोजन लेते हैं वो भोजन हमारे यूसोफेगस के द्वारा हमारे पेट में जाता है। पेट में से वो ड्यूodenum में से स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जो हमारे लोअर एब्डोमेन का एक पार्ट है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वो जो एंड ऑफ डाइजेशन जो यूजफुल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और जो लिक्विड होता है उसका एब्जॉर्प्शन करके हमारी बॉडी में वो ब्लड में अंदर घुल जाता है और हमारी बॉडी को वो यूजफुल होता है, हमारी बॉडी के काम में आता है। और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है वो मल के रूप में, स्टूल के रूप में गुदा मार्ग के द्वारा बाहर निकाल देता है। ये हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का एक फंक्शन है। और ये जो फंक्शन है उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट जो मूवमेंट होती है उसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा ये सब फंक्शन करता है। अब जो ये आईबीएस होता है उसमें उसकी जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की जो नॉर्मल गति होती है उस गति में प्रॉब्लम आती है। और आगे वर्ड है इरिटेबल। इरिटेबल यानी क्या कि इंसान जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि ये बहुत इरिटेबल इंसान है, ये इसमें ज्यादा इरिटेबिलिटी है, यानी उसका जो मूड होता है ना वो उसके कंट्रोल में नहीं होता। वो कभी कभी फ्यूरियस हो जाता है, कभी कभी लो हो जाता है। तो ये जो इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम होता है उसमें ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना उसका मूड कभी अच्छा नहीं होता, उसका मूड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो उस मूड में क्या होता है, वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कभी कभी बढ़ जाती है और कभी कभी एकदम स्लो हो जाती है। तो ये जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में जो डिस्टर्बेंस आता है और उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं उसको हम एक लेबल देते हैं इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम। अब हम जानते हैं, हम समझते हैं कि आईबीएस का कॉज क्या है। तो आईबीएस का ऐसे कोई पर्टिकुलर कॉज अभी तक मालूम नहीं हुआ, लेकिन जो पेशेंट्स होते हैं उनकी स्टडी और जो रिसर्च हुआ है उसकी केस स्टडी से हमको पता चलता है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये साइकोलॉजिकली क्रिएट होता है। कैसे? तो आईबीएस जो है वो साइकोसोमेटिक डिजीज है। साइको यानी मेंटल प्लेन और सोमेटिक यानी फिजिकल प्लेन। मेंटल प्लेन यानी क्या होता है कि कोई भी इंसान जो होता है वो ज्यादा टेंशन ले, स्ट्रेस फील करे या एंजाइटी में आ जाए, छोटी या बहुत ही बिल्कुल छोटी सी कोई अगर टेंशन है उसको वो मैग्नीफाई करके देखे, ऐसा कोई फियर वो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो इमेजिनरी फियर है, उसको वो इतना ज्यादा फील कर ले और उसकी वजह से जो मेंटल प्लेन पे वो बहुत ही उत्तेजित हो जाता है, बहुत ही स्टिमुलेट हो जाता है और उसकी सीधी असर हमारे फिजिक पे यानी हमारे लार्ज इंटेस्टाइन पे पड़ती है और उसकी वजह से हमारा लार्ज इंटेस्टाइन भी बहुत ही स्टिमुलेट हो जाता है और वो अपनी गति को, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को बढ़ा देता है और वहां पे डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। तो जो आईबीएस है वो साइकोसोमेटिक डिजीज है, उसका मेन कॉज साइकोलॉजिकल है। दूसरा, कभी कभी अगर कोई बैड बैक्टीरिया की वजह से लंबी आंत में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसकी वजह से ये आईबीएस जनरेट होता है, लेकिन ज्यादातर केसेस में हमको मालूम हुआ है कि साइकोलॉजिकल कॉज ही ज्यादा होता है। अब हम देखते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स, इसमें क्या क्या लक्षण होते हैं अगर आईबीएस का पेशेंट, अगर आईबीएस आपको हो तो। सबसे पहला सिम्टम जो होता है वो सडन और एक्यूट पेन होता है। हमारे लोअर एब्डोमेन में नीचे की साइड पे एकदम सडन पेन आता है और वो इतना इंटेंस होता है कि उसकी वजह से कभी कभी इंसान को पसीना भी आ जाता है और कभी कभी इंसान इतना वीकनेस फील करता है वो पेन के स्पाइक के दौरान के उसको ऐसा लगता है कि पूरी बॉडी की जो एनर्जी है वो खत्म हो गई और वो पूरा वीक हो जाता है। दूसरा जो होता है साइन एंड सिम्टम कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो बढ़ जाती है ना, तो नॉर्मली जो इंसान होता है वो दिन में एक बार शौच के लिए जाता है, लेकिन
आईबीएस का जो इंसान होता है उसका जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है वो बढ़ी हुई होती है, तो उसको दिन में 4 या 5 दफा या उससे भी ज्यादा बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, और वो कभी कभी एकदम लूज वाटरी स्टूल होता है, पानी के जैसा स्टूल, वो 5 या 6 बार उसको पास करने जाना पड़ता है। दूसरा, अल्टरनेटिंग सिचुएशन ऐसी होती है, कभी कभी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एकदम स्लो होने की वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होती है, कब्जे की शिकायत। वो जो स्टूल होता है वो एकदम ड्राई हो जाता है, क्योंकि वहां पे मूवमेंट जो स्लो हुई होती है उसकी वजह से जो मटेरियल वहां होता है वो काफी देर तक वहां रुका हुआ रहता है, और आंत का काम क्या है, वो उसमें से लिक्विड सोखता रहता है, अब्सॉर्ब करता रहता है, तो उसकी वजह से जो स्टूल होता है वो ड्राई हो जाता है, तो उसको ड्राई स्टूल पास करना पड़ता है और कब्जे की शिकायत रहती है। तो ये अल्टरनेटिंग सिचुएशन होती है, डायरिया अल्टरनेट्स विद कॉन्स्टिपेशन या कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट्स विद डायरिया। तीसरा लक्षण, ये डाइजेशन सिस्टम के साथ जुड़ी हुई सिचुएशन है, तो उसकी वजह से डाइजेशन जो होता है वो डिस्टर्ब होता है। तो डिस्टर्ब डाइजेशन, पेट में ब्लोटिंग होना, गैस जनरेट होना, पेट फूला हुआ रहना, उसका जो एपेटाइट है वो कम हो जाता है, उसको भूख बहुत कम लगती है, और इसकी वजह से उसका जो बॉडी वेट है वो गिरने लगता है, परसिस्टेंटली उसका बॉडी वेट कम होना, उसकी शिकायत रहती है कि मेरा बॉडी वेट डॉक्टर साहब बहुत कम हो गया है पिछले काफी दिनों से। ये उसके साइन एंड सिम्टम्स है, और कभी कभी उसको स्लीपलेसनेस की शिकायत भी रहती है, काफी टेंशन की वजह से वो उसको प्रॉपर नींद नहीं आती है। अब हम कैसे पता करें कि आपको आईबीएस है? उसका कोई स्पेसिफिक इन्वेस्टिगेशन नहीं है, लेकिन ये जो उसका रिप्रेजेंटेशन होता है डॉक्टर के पास में, तो क्लिनिकल सिम्टम्स के आधार पे डॉक्टर ये डिसाइड करता है कि आपको आईबीएस है। लेकिन कभी कभी ऐसे लक्षण कोई बड़ी बीमारी में भी होते हैं, तो वो बड़ी बीमारी को रूल आउट करने के लिए हमको कोलोनोस्कोपी, बेरियम एनीमा, ये सब इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ती है। तो हमको पता चलता है कि आपको आंत में कोई क्रोन्स डिजीज या कोलोन का कैंसर या अल्सरेटिव कोलाइटिस तो नहीं है। तो अगर कोई पैथोलॉजी हमको इस इन्वेस्टिगेशन में दिखाई नहीं देती है, तो ये साबित हो जाता है कि आपको आईबीएस, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम की तकलीफ है। ट्रीटमेंट, आईबीएस की ट्रीटमेंट क्या है? तो उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, डाइट, हैबिट एंड होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। डाइट, आईबीएस का जो पेशेंट होता है वो अगर ज्यादा लिक्विड ले, हाई फाइबर डाइट ले, तो उसको डाइजेशन में बहुत ही हेल्पफुल होता है, वो अच्छे से डाइजेशन होता है और कोई तकलीफ नहीं होती। दूसरा, हैबिट। हैबिट यानी क्या कि आपको छोटी छोटी तकलीफ में आप ज्यादा एंग्शियस हो जाते हो, आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हो और कोई इमेजिनरी फियर पालते हो, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए आपको योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ये सब करना जरूरी है, जो आपके एंजाइटी के लेवल को एकदम ड्रॉप करती है। तीसरा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथी आईबीएस में बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है। वो एक लौती ऐसी ट्रीटमेंट है, चिकित्सा पद्धति है कि जो आईबीएस को फ्रॉम रूट इरेडिकेट करती है, जड़ से उसको मिटाती है, रिकरेंस भी नहीं होता। होम्योपैथी कैसे इफेक्टिव है? तो होम्योपैथी में हम आगे भी डिस्कस कर चुके हैं कि वो मेंटल और फिजिकल दोनों की इंफॉर्मेशन लेके आपका एज अ होल इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है। डॉक्टर जो है वो इंफॉर्मेशन लेके एक आपकी ऐसी तासीर नक्की करता है कि उसके हिसाब से आपका एक डिस्टर्बेंस डिसाइड होता है, और डिस्टर्बेंस के अनुसार आपको ऐसी दवाई दी जाती है कि आप मेंटल और फिजिकल हेल्थ दोनों को एक साथ में एंजॉय कर पाते हैं। तो अगर आपको आईबीएस है तो आप किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जा सकते हैं, उनसे आपकी एंजाइटी, आपका टेंशन या ऐसी कोई भी छोटी छोटी बात जो आपको बॉदर करती हो, आपको डिस्टर्ब करती हो, आईबीएस एक्साइट करती हो, आईबीएस को बढ़ाती हो, ऐसी चीजें उनके साथ शेयर कीजिए, ऐसी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। वो डॉक्टर, होम्योपैथिक डॉक्टर, आपकी ये बातें सुन के एक आपका जो इम्बैलेंस है वो खोज निकालेगा और उसके हिसाब से आपको एक रेमेडी देगा। वो रेमेडी आपको आपके आईबीएस को कंप्लीटली आपकी बॉडी में से इरेडिकेट कर देगी विदाउट एनी साइड इफेक्ट और विदाउट एनी रिकरेंस। अब कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाई आईबीएस में बहुत ही यूजफुल है? तो एलोसोकेट्रिना है, कोलोसिन्स है,
पोडोफाइलम है, आर्सेनिकम एल्बम है, मर्कसॉल है, मर्कौर है, सल्फर है। ऐसी दवाइयाँ जो है वो होम्योपैथिक दवाइयाँ आपको आईबीएस में बहुत ही इफेक्टिव साबित हुई है। लेकिन ये सब दवाई आप डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद लीजिए तो आपको उसका फुल एडवांटेज मिलेगा। तो दोस्तों आज हमने बात की होम्योपैथी और आईबीएस के बारे में। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग। कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग। और अगर आपको ऐसी कोई क्वेरी हो तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।